सीजी टेट के इस सीरीज़ में चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज है हमारा पेपर जो है सीजी टेट वर्ग 2 का 2026 का पेपर है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि वंशानुक्रम मनोवैज्ञानिक तथा जीव वैज्ञानिकों के लिए अत्यंत रोचक तथा रहस्यमय विषय है। वंशानुक्रम के कौन सा नियम या सिद्धांत संबंधित नहीं है, पूछ रहा है। ठीक है, बीज कोष का निरंतरता का नियम, यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ये लॉ ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म है। ये पढ़ा होगा आप लोगों ने कि जो आनुवंशिकता है, मतलब उसके अनुसार क्या होता है कि जर्म प्लाज्म होता है उसमें, मतलब जो हमारे स्पर्म होते हैं और जो हमारा एग होता है उन्हीं से ही हमारा जो ये बीज कोष से ही हमारा आने वाली जो पीढ़ी है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो भी निरंतरता बनी रहती है, वो कोशिकाएं बनी रहती है, वो बीज कोष से ही बनती है। बस ये था, तो ये तो होता है। प्रत्यागमन का नियम यानी कि लॉ ऑफ रिग्रेशन याद होगा। यदि किसी माता पिता का एक्सेसिव हाइट है या ऐसा कुछ चीज़ है जो अलग से दिख जाता है, तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चों में भी वैसा एक्सेसिव देखने को मिले, इसे प्रत्यागमन का नियम बोलते हैं। आगमन का नियम ऐसा कुछ शायद हमने सुना नहीं है। मेंडल का नियम आप लोगों ने सुना होगा कि मेंडल के 3 प्रमुख अलग अलग नियम भी हम लोग सुनते हैं। ठीक है, जो एक्चुअल में वंशानुक्रम के लिए ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा लॉ ऑफ डोमिनेंस प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पृथक्करण का नियम, तो ये सब जो है मेरे मेंडल के नियम। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आगमन का नियम, ये हम कहीं भी मतलब इसके वंशानुक्रम के हिसाब से हम नहीं देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, विशिष्ट बालकों की क्या प्रमुख विशेषताएं हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, विशिष्ट बालक यानी कि स्पेशल चिल्ड्रंस की बात हो रही है, स्पेशल चाइल्ड्स की बात हो रही है। मानसिक न्यूनता से ग्रसित बालक यानी कि जिसकी आईक्यू कम है। प्रतिभाशाली बालक यानी कि जिसकी आईक्यू हाई है। साधारण बालकों से भिन्न गुण एवं व्यवहार, देखो वो नॉर्मल चाइल्ड से थोड़े से क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तीव्र बुद्धि वाला यानी कि ये भी क्या बोल रहा है, ये हाई आईक्यू बोल रहा है। ये जो तीनों ऑप्शन है ना, ये एक्चुअल में ये मेरा आईक्यू से संबंधित है, यानी कि बुद्धि वाले चैप्टर से संबंधित है। तो इसीलिए ये जो ऑप्शन नंबर सी है जो इनमें से अलग है, मैं उसकी बात करूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है साधारण बालकों से भिन्न, जिसका भी कुछ भी अलग मेरे को कैटेगराइजेशन मिलेगा वो मेरा इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। प्रत्येक जाति चाहे वह पशु जाति हो या मानव जाति अपने जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है, यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक। अच्छा, ये मनोवैज्ञानिक वाला कथन के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना के डाल दिया, इसको कहा है हरलॉक ने। ठीक है, हरलॉक ने ये कहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं कि नीचे दिए गए असर्शन और रीजनिंग। ठीक है, देखो ये आज क्वेश्चन आजकल ये कॉमन चल रहा है, आजकल बहुत इस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं। मैंने इस पर एक अलग से वीडियो बना के डाला भी हुआ, आप देखेंगे। असर्शन बोलता है कि लिंग अधिगम पर प्रभाव डालता है। जी हाँ, ये जो कथन है ना, ये ठीक है कि जो लिंग है वो अधिगम पर प्रभाव डालता है। सामाजिक रूढ़िवादिता पूर्वाग्रह पैदा करती है जो छात्रों के अधिगम और निष्पत्ति को प्रभावित करता है। देखो ये जो सामाजिक रूढ़िवादिता बोला गया है ना, ये एक मतलब एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव स्टेटमेंट। और उसके हिसाब से ये बोला भी गया है, नेगेटिव स्टेटमेंट जस्टिफाई भी किया है कि ये निष्पत्ति कि ये क्या करता है, मतलब छात्रों का जो भी अधिगम की प्रक्रिया उसको क्या करता है, प्रभावित करता है। मतलब ये स्टेटमेंट, ये नेगेटिव शब्द नेगेटिव था, स्टेटमेंट भी नेगेटिव है, इसीलिए रीजनिंग जो है मेरा करंट जो है वो भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि इसका दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि निदानात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है। देखो अब ये बोल रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, अनुदेशन के दौरान छात्र प्रगति का परीक्षण करना। देखो आप छात्र की प्रगति का परीक्षण नहीं कर सकते। ठीक है, प्रगति का परीक्षण मतलब क्या है ना, ये एक नेगेटिव टर्मिनोलॉजी हो जाता है हमारे सीडी के हिसाब से। मतलब अगर मैं देखूंगा ना एक टैग वर्ड्स में, तो टैग वर्ड्स में क्या है ना कि छात्र प्रगति का परीक्षण करना क्या है, नेगेटिव वर्ड्स है, ऑप्शन ही हटा देंगे। छात्रों के वर्तमान ज्ञान एवं कौशल का आकलन करना। देखो आकलन एक अच्छा पॉजिटिव वर्ड है, कौशल वर्तमान थोड़ा सा विरोधाभास आएगा तो रुक जाएंगे। छात्रों को प्रारंभिक सलाह एवं मार्गदर्शन करना। देखो इनिशियल, प्रारंभिक सलाह और मार्गदर्शन दोनों मेरे को पॉजिटिव वर्ड्स देखने को मिल गए। अंतिम, अब इसमें देखना ना क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अंतिम अधिगम परिणामों का आकलन करना। ये तो यार नेगेटिव स्टेटमेंट है ना, कि आप डायरेक्ट किस पे बात कर रहे हैं, परिणाम पर बात कर रहे हैं। याद रखना जब भी हम मूल्यांकन की बात करते हैं, और यहाँ पर तो खास करके डायग्नोस्टिक की बात की जा रही है, तो डायग्नोस्टिक का मतलब ये होता है कि मतलब बच्चों में जो भी गलतियां हो रही है उसको आइडेंटिफाई करना और फिर उसके हिसाब से क्या करना, सॉल्यूशन करना। तो इसीलिए जब भी इस क्वेश्चन का मेरे को आंसर लेना होगा तो मैं ऑप्शन नंबर सी को लूंगा। ऑप्शन नंबर सी में क्या है कि मुझे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है, फिर उनको प्रारंभिक सलाह देकर फिर मैं उनको क्या करूंगा, मार्गदर्शन करूंगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, फिर से वही असर्शन और रीजनिंग, कथन और कारण वाले क्वेश्चन। सीखना एवं परिपक्वता दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। चलो ये तो मैं मान सकता हूँ कि हाँ ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो स्टेटमेंट जो है मेरा, कथन जो है मेरा क्या हो गया, सही हो गया। सीखने में बाह्य उद्दीपन की आवश्यकता होती है, सीखने में बाह्य उद्दीपन की आवश्यकता होती है। ठीक है कि सीखने के लिए एक एनर्जी चाहिए जिसको हम देखकर सीखें, एक ऐसा स्टिमुलस होना चाहिए। ठीक है कि यार उसको देख के हमें सीखने की इच्छा करे। जबकि परिपक्वता एक नैसर्गिक प्रक्रिया है,
जो मैच्योरिटी है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, ये कहते हैं। बिल्कुल आपके अंदर जो परिपक्वता है वो समय के हिसाब से आई है, चाहे मांसपेशियों में हो, चाहे समय में हो, चाहे गणित में हो, चाहे विज्ञान में हो। जैसे जैसे हमने समय अपना उम्र बिताया है, जैसे जैसे हमारा नेचुरल प्रक्रिया आया है, जैसी परिस्थिति बनी उस हिसाब से आपके जीवन की परिपक्वता जो है वो क्या हुई, आई। तो ठीक है, तो ये मेरे को सही तो लगा कि सीखना और परिपक्वता दोनों एक दूसरे के पूरक है। और क्या बोलते हैं, इन दोनों का अगर मैं बोलूँगा कि उसके हिसाब से जो कारण दिया है वो भी ठीक दिया है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ है कि व्यापम ने हमें इसका आंसर को क्या ले लिया है, व्यापम ने हमें इसके आंसर को ले लिया है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उनका ये मानना है कि ये जो सत्य तो है लेकिन RAS की सही व्याख्या नहीं है। मतलब उनका कहना है कि जो कथन है और कारण है, उन कारण जो है दोनों कथन सही है लेकिन वो इस चीज़ की व्याख्या नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ये जो है उनका कहना है कि ये मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम कह रहे हैं लेकिन इसको हम मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं मान रहे। तो इसलिए उसने क्या मान लिया, ऑप्शन नंबर बी को उसका आंसर को मान लिया है, ठीक है। ये आंसर किसे मिलाया हुआ आंसर है, ओके। ये देखियो विकांद्रियों का पूर्ण परिपक्वता के बाद भाषा विकास मूलतः वातावरण द्वारा प्राप्त उत्तेजना पर निर्भर करता है। भाषा विकास का एक क्रम के अनुसार होता है। भाषा विकास के क्रमों का सुव्यवस्थित कीजिए। देखो अब ये बोल रहा है कि मतलब जो हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट है, ठीक है, लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है उनका एक सीक्वेंस होता है, उसका एक क्रम होता है, उस क्रम को हमें क्या करना है, जमाना है, ठीक है। अगर नॉर्मल भी कोई क्वेश्चन अगर पहली बार पढ़ेगा तो मुझे लगता है कि वो हो जाएगा। ध्वनि उत्पन्न करना, ध्वनि की पहचान, शब्द एवं वाक्य, लिखित भाषा, भाषा विकास की पूर्ण अवस्था। तो यार भाषा विकास की जब भी पूर्ण अवस्था यानी कि ये सबसे मेरा क्या आ जाएगा, सबसे मेरा लास्ट में आ जाएगा क्या, तो इसको तो मैं सबसे लास्ट में करता हूँ 5वें नंबर में। लिखित और शब्द वाक्यों का निर्माण, पहले वो वाक्यों का निर्माण करेगा कि पहले लिखना सीखेगा, तो लिखने से पहले क्या करेगा, वाक्यों में निर्माण करेगा। तो मतलब पहले ये आएगा बाद में ये आएगा। उन दोनों से पहले क्या आएगा, ध्वनि उत्पन्न करना, और ध्वनि उत्पन्न करने से पहले जो पहचान करेगा तब तो वैसा ध्वनि को उत्पन्न करेगा। तो इसीलिए मेरा ये पहला हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। और दूसरा के बाद मैंने क्या कहा, ये तीसरा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए को मैं देख सकता हूँ कि वो इसी हिसाब से बंधा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है मेरा क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं कि बौद्धिक अक्षमताओं वाले बच्चों को उनके बुद्धि लब्धि स्तर के बढ़ते क्रम में न्यूनतम से अधिकतम, अच्छा ठीक है, न्यूनतम से अधिकतम में जाना है। मतलब IQ जो है वो लो से कहाँ जाएगा, हाई की ओर जाएगा, ये क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन का ना एकदम सिंपल आंसर ये था कि चारों ऑप्शन में मंदबुद्धि लिखा हुआ था, चारों ऑप्शन में, और एक ऑप्शन में लिखा हुआ था सीखने वाला है। तो मतलब हाई IQ वाला ही सीखेगा। तो लास्ट में N ना एक ही ऑप्शन में था, ठीक है। बहुत सिंपल था। मैंने क्या कहा, चारों ऑप्शन में क्या लिखा था, मंदबुद्धि लिखा था, और एक ऑप्शन में लिखा था सीखने वाला, और सीखेगा वही जिसकी IQ क्या रहेगी, थोड़ी सी हाई रहेगी। तो आखिरी में N था। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए तो बन गया, लेकिन इन दोनों में लोगों को कन्फ्यूजन हो गया था। कैसे कन्फ्यूजन हो गया था, हालांकि क्वेश्चन में कन्फ्यूजन के लायक कुछ भी नहीं था। अत्यधिक मंदबुद्धि और गंभीर रूप से मंदबुद्धि, ये क्वेश्चन था। इन दोनों में क्या होगा, याद रखना, जो प्रोफाउंडली रिटार्टेड है वो सबसे लोवेस्ट IQ होता है। जब भी आप IQ का टेबल पढ़ेंगे तो इनकी IQ बोली जाती है कि 30 से भी नीचे चला जाता है ना। तो ये प्रोफाउंडली रिटार्टेड ये होगा, ये सबसे लोवेस्ट IQ होगा। उसके बाद मेरा सीवियरली रिटार्टेड ने गंभीर रूप से मंदबुद्धि आएगा। फिर तो हल्का और मध्यम में कोई टेंशन था ही नहीं। अगला क्वेश्चन को देखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 को देखता हूँ, ठीक है। रचनात्मक मूल्यांकन की क्या विशेषता है। देखो रचनात्मक मूल्यांकन की बात कर रहा है, अधिगम प्रकृति की निगरानी करना, निगरानी किया, नेगेटिव स्टेटमेंट, छात्रों की वर्तमान ताकत का निर्धारण करना। देखो सॉरी, अगर अधिगम प्रकृति की निगरानी, लर्निंग, मॉनिटरिंग है, ठीक है, मॉनिटरिंग ठीक है। यहाँ अंग्रेजी वाले साइड में देखेंगे ना तो मॉनिटरिंग मैं देख रहा हूँ वो ठीक है, मॉनिटरिंग ठीक प्रोसेस है। निगरानी शब्द जो है हो सकता है लग जाए, बट इधर मॉनिटरिंग और लिखा है तो वो ठीक है। सेकंड वाले ऑप्शन को देखता हूँ, ठीक है। सेकंड वाला ऑप्शन क्या बोलता है कि छात्रों की वर्तमान ताकत का निर्धारण करना, थोड़ा सा विरोधाभास वाला बात आ जाएगा, ठीक है। अगला देखता हूँ, प्रक्रिया के दौरान निरंतर पृष्ठपोषण, तो ये तो यार सही स्टेटमेंट है कि हमें कंटिन्यूस फीडबैक मिल जाता है। उसके बाद देखते हैं, इकाई के अंत में छात्र प्रगति का मूल्यांकन करना, छात्र प्रगति का मूल्यांकन करना, ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा कि मतलब थोड़ा दिक्कत हो जाएगा कि एंड में हम क्या कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का मूल्यांकन कर रहे हैं। तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। जे और एल वाला क्या हो जाएगा, मेरा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, जे और एल वाला मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, सॉरी क्वेश्चन रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, एक शिक्षक छात्रों में समस्या समाधान योग्यता का विकास करना चाहता है, वह निम्न विधि का प्रयोग करेगा। देखो समस्या समाधान जो होता है, मतलब क्या है, मैं चाह रहा हूँ ना कि बच्चा जो है बहुत अच्छे तरीके से किसी भी चीज़ को सीखे, ठीक है। मतलब मैं चाह रहा हूँ ना कि वो सीखे, तो यार उसके लिए ना मेरे को अलग अलग मेथड होते हैं। एक को बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी कि मस्तिष्क उद्वेलन। दूसरा आपने कभी नहीं सुना होगा तो सुन लीजिए, उसको बोलते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड।
ठीक है, यहाँ पर हिंदी में लिखा भी हुआ है ह्यूरिस्टिक मेथड। आगमन विधि तो बहुत सिंपल था, आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। आगमन विधि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एग्जाम्पल से हम रूल की ओर जाते हैं, मतलब कोई उदाहरण है और उस उदाहरण से हम कहाँ जा रहे हैं, हम नियम में जा रहे हैं, तब मेरा आगमन विधि है। दूसरा निगमन विधि क्या होगा, नियम से उदाहरण की ओर जाएंगे तब मेरा निगमन विधि हो जाएगा। रचनात्मक विधि किसी भी चीज़ को समस्या समाधान नहीं, इसमें क्या बोलता है कि इसमें स्वयं के सोच के हिसाब से हम रचनात्मक करते हैं। तो यहाँ से मेरा ये क्या आ जाएगा समझ में कि इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखना, समस्या समाधान के लिए ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी कि हिंदी में बोलते हैं मस्तिष्क उद्वेलन, वो भी एक प्रकार की अच्छी विधि में आई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। बहुत प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चों में कम प्रतिभा होने की प्रवृत्ति और बहुत निम्न कोटि प्रतिभा के माता पिता में कम प्रतिभा होने की प्रवृत्ति किस सिद्धांत से संबंधित है। थोड़ी देर पहले ही हमने इस चीज़ पर बात किया था कि इसे लॉ ऑफ रिग्रेशन बोलते हैं। लॉ ऑफ रिग्रेशन कहने का मतलब क्या है कि लॉ ऑफ रिग्रेशन ये बोलता है, या प्रत्यागमन का नियम ये बोलता है, जरूरी नहीं है कि किसी माता पिता का यदि मैं देख रहा हूँ कि उनका हाइट बहुत ज़्यादा है तो चांसेस नहीं है कि उनके बच्चे के भी हाइट बहुत ज़्यादा हो, ऐसा हर बार। हाँ, ये एक चांसेस है कि लॉ ऑफ हेरिडिटी ये बोलता है कि हाँ उनमें ऐसा हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा चांस नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार के चीज़ों को बोलते हैं प्रत्यागमन का नियम। ठीक है, ये बायोलॉजी में जनरली पढ़ाया जाता है, परंतु अब सीजी टेट के ट्रेंड में आ गया है कुछ बायोलॉजी से हर साल क्वेश्चन पूछने का। इसका आंसर हो जाएगा प्रत्यागमन का नियम। नैतिक विकास के चरणों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये मतलब अगर मेरे को आप कोहलबर्ग अगर पढ़ना होगा, लॉरेंस कोहलबर्ग ना, तो ये मैंने अलग से इस पर एक MCQ और एक वीडियो अलग से बना के रखा हुआ है। ठीक है, चलो इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। अच्छा व्यक्तिगत संबंध, व्यक्तिगत आदान प्रदान, सामाजिक अनुबंध, आज्ञाकारिता और दंड, सामाजिक व्यक्तिगत अधिकार। जहाँ व्यक्तिगत अधिकार आया मतलब ये मेरा सबसे लास्ट स्टेटमेंट, मतलब इन दोनों में से कोई सही है। सबसे पहले याद होगा कि सबसे पहला आता है आज्ञा, सबसे पहले क्या आता है आज्ञा और दंड। तो यहाँ से मेरा ऑप्शन नंबर क्या मिल गया, एन मिल गया। अब बाकी मैं किसी और को मैं देखता भी नहीं मैं। अच्छा व्यक्तिगत संबंध बाद में आता है, आज्ञाकारिता अगर पहला आता है तो उसके बाद आपको याद होगा सेकंड होगा इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज, सेकंड होगा मेरा क्या हो जाएगा इंडिविजुअल एक्सचेंज। उसके थर्ड मतलब दूसरे वाले चरण में आता है, उसके बाद फोर्थ में ये आएगा और लास्ट में ये वाला आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। निरंतर एवं समग्र मूल्यांकन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है बोल रहा है। ठीक है, नहीं है मतलब एक तो बोल रहा है कि होलिस्टिक अप्रोच, समग्रात्मक उपगम, ये तो यार ठीक है, मतलब ये अच्छा स्टेटमेंट है। ठीक है, और ये बोल रहा है देखो प्रतिपुष्टि लिखा है तो कई लोग क्या है इसको पॉजिटिव मानेंगे, लेकिन उसके साथ में भाइयों सीमित भी तो लिखा है। अगर वो सीमित लिख दिया है, मतलब वहीं पर क्या हो जाएगा वो स्टेटमेंट नेगेटिव, और आंसर वही हो जाएगा। उसके आगे मेरे को जाने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि इसमें कूट वाले सवाल तो ये है नहीं। सतत मूल्यांकन पॉजिटिव स्टेटमेंट, छात्र केंद्रित पॉजिटिव स्टेटमेंट। मानव शरीर के दो प्रजनन कोशिकाओं के संयोजन से बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा दो प्रजनन कोशिकाएं मिलकर मानव शरीर का निर्माण करती हैं। ठीक है, एक व्यक्ति के डेवलपमेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो उसकी हम बात करेंगे। आपको पता होगा कि यार हमारे लिए ना कोई भी चीज़ मैटर नहीं करता, हमारे लिए सिर्फ दो चीज़ मैटर करता है, एक्स क्रोमोसोम्स और वाई क्रोमोसोम्स, और इसको बोलते हैं पितृ कोशिका, इसको बोलते हैं मातृ कोशिका। तो के और एम को लूँगा, बाकी उससे